हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो मैं आज लेके आई हूँ चैप्टर 2 क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक्स का फुल एक्सप्लेशन। तो इससे पहले मैंने चैप्टर 1 का वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए चलिए देखते चैप्टर 2 में हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट एसएसटी में एनसीईआरटी 6 to 8 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिक से अधिक क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी 6 to 8 पूरा डिटेल से पढ़ते हैं तो आप अच्छा मार्क्स उसमें ला सकते हैं एसएसटी में, जो कि टोटल 60 नंबर का होता है। तो यह है चैप्टर 2 एनसीईआरटी, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो जैसा कि इसमें तुषार को लिया गया है, वह दिल्ली से चेन्नई जा रहा था, जो कि ट्रेन में बैठा हुआ था। ऐसा हम लोग भी जब ट्रेन में बैठते हैं तो देखते हैं कि सब पीछे की ओर छूटता चला जाता है, पेड़ पौधे, घर। ऐसा बहुत लोगों ने, सभी लोगों ने यह देखा होगा। तो आइए देखते हैं पहले लोग यात्रा कैसे किया करते थे। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। इसमें एक बात और नोट करना है कि लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू कर दी। एक बात आप नोट कर लीजिए, 150 साल पहले ही रेल की यात्रा करनी शुरू कर दी थी। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फूल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, उन्हें हम आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से हम किन्हें जानते हैं? जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, और उस समय वो भोजन के इंतजाम करने की विधि के कारण इनका नाम ये पड़ा। वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे क्योंकि उन्हें भोजन की तलाश रहते था। तो इसके तलाश में एक जगह दूसरी जगह घूमते। ऐसा कई कारण थे ऐसा करने का। पहला कारण यह कि अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था।
दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे। पहला कारण यह बताया गया है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। और दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, तो आखेटक खाद्य संग्रह जो थे वे इनके पीछे, इन जानवरों का शिकार करने के पीछे वे भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते होंगे। आगे देखते हैं तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इन इलाकों में घूमते होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर मौसम में अलग अलग फल फूल सब्जियां वगैरह आती है, तो मौसम के अनुसार वे जगह चेंज करते होंगे अपना। और चौथा कारण यह भी माना गया है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। अभी कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। और चौथा कारण है कि पानी जो है कुछ झीलों और नदियों में बरसात के मौसम के बाद कुछ दिनों तक ही रहते हैं, तो ये तो बात है ही, जो निश्चित बात है कि जो उसके किनारे रहते होंगे, जब बरसात गर्मी का मौसम आ जाता होगा तो पानी तो सूख जाता होगा, तो वे ऐसे जगहों पर यात्रा करके जाते होंगे जहाँ पानी अवेलेबल हो। ये भी एक कारण है। आगे देखते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। अब बात यह आया कि जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे, वे अपना भोजन को प्राप्त करने के लिए औजारों का तो उपयोग करते होंगे, शिकार करने के लिए तो औजार चाहिए, तो वे पत्थरों, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाते थे, और जिनमें से कुछ पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बांज जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ऐसे प्रकार का एक औजार का चित्र यहाँ दिया हुआ है। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ये पत्थर के औजार हैं जिसका उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। और दाएं जो है जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। लाल जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले, इसके अलावा भी और भी कुछ मानसिक में सिर्फ ये पूरा नदियों झीलों जो आखेटक खाद्य संग्रह है वे नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। इसमें दिया गया है कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है। जो लाल त्रिकोण है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं, जैसे भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं, उसंगी, ये सब आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं।
चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। पत्थर के उपकरण उस समय पत्थर के उपकरण का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, क्योंकि उस समय पत्थर के उपकरण की मदद से वे अपने दैनिक कार्य में सारा काम करते थे। सब्जी फल काटने के लिए औजार का उपयोग, मांस काटने के लिए औजार का उपयोग। तो उस समय पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। भीमबेटका, जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में है, इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदार मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश और धूप से, हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये। एक मिनट। ये जो है भीमबेटका, ये कहाँ पर है? नर्मदा घाटी के पास ये जगह। और ये याद रखिएगा कि भीमबेटका गुफा कहाँ पर है, या पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? जो यहाँ चित्र दिया हुआ है, यह शैल चित्रकला का चित्र है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये शैल चित्रकला उन लोगों द्वारा बनाया गया जो लोग गुफाओं में रहते थे। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। भीमबेटका की गुफा है। पुरास्थल, अब आगे देखते हैं हम लोग पुरास्थल किसे कहते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। वे जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आप अगले अध्याय में बताया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं और ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उसी स्थान पर उसे छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। तो ये बात नोट कर लीजिएगा कि पुरास्थल किसे कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। आगे है आग की खोज। कुरनूल गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो जैसे कि यहाँ दिया गया कुरनूल की गुफा, कुरनूल की गुफा जहाँ राख के अवशेष मिले हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में बार बार पूछा गया है, एसएसटी में। तो ये आप अब जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा कि कुरनूल के गुफा में राख के अवशेष मिले हैं और उस समय लोग आग का उपयोग खाना पकाने के लिए, प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों आदि को दूर भगाने के लिए करते थे। नाम और तिथियाँ।
चलिए हम इसे एक बार देख लेते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। मतलब जो आरंभिक काल है वे पुरापाषाण काल कहते हैं उनको पुरातत्वविद, और पुरापाषाण दो शब्दों से मिलकर बना है। पुरा जिसका अर्थ है प्राचीन और पाषाण यानी जिसका अर्थ है पत्थर। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस साल काल 3 भागों में विभाजित किया: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। ये जो पुरापाषाण काल है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया: आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण। और इसी तीनों में मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी घटित हुई है। जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। ये भी नोट कर लीजिएगा कि जैसे जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब क्या होता है, तो आगे हम देखते हैं नवपाषाण का मतलब क्या होता है। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उनके नामों का प्रयोग करते हैं, पर जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात ही नहीं है कि उस काल में इनके बारे में क्या नाम होगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। मतलब लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव हुए, गर्मी बढ़ने लगी, परिणाम स्वरूप घास वाले मैदान बनने लगे। इससे जो शाकाहारी जानवर जो घास खाकर जिंदा रहते जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय, उन जानवरों की संख्या बढ़ी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। और इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। आगे चलिए हम लोग देखते खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे, कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो है सो इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे और महिलाओं, पुरुषों, बच्चों ने इन्हें भोजन के लिए इकट्ठा करना शुरू किया और यह भी सीखने लगे कि अनाज कहाँ उगते हैं, कैसे उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं। और ऐसा करते करते लोगों के दिमाग में इन्हें खुद उगाने की बात आई, पैदा करने की बात आई खुद से, और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृषक बन गए। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा।
सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो यह इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, तो क्या होगा, कुत्ता। ये आप नोट कर लीजिएगा। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमणों से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। तो जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा पशुपालक लोग कैसे बने, इसके ऊपर पढ़ा कि लोग कृषक कैसे बने। तो लोग पशुपालक और कृषक एक्सपीरियंस से बने। घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। मतलब लोगों द्वारा पौधा उगाना और जानवरों की देखभाल करने को क्या कहा गया, घरेलूकरण की प्रक्रिया। अपनाए गए वे पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हो, साथ ही उनकी मजबूती डंठलों के अनाज पके हुए दाने संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता ताकि फिर से उगाने के लिए उन्हें सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखें, इनमें से कौन से जंगली सूअर का है और कौन से पालतू सूअर का है। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई और वास्तव में आज हम जो भोजन करते हुए इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि यह प्रक्रिया लगभग 12,000 वर्ष पहले शुरू हुई और आज हम जो भोजन करते हुए इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाए गए सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आता है, ये बात नोट कर लीजिएगा। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ता और उसके बाद भेड़, बकरी आते हैं। अधिकतर जानवर अहिंसक जो थे उसे लोगों ने पालतू बनाया है, क्योंकि जो मांसाहारी जानवर थे तो उन्हें पालतू बनाना बहुत मुश्किल था। उन्हें तो पालतू बनाया ही नहीं जा सकता था क्योंकि जानवर ही इन लोगों को मारकर खा जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किस पौधों के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों ने इसे भंडारण की बात सोचनी पड़ी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि लोग पहले घूम घूम कर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते थे, लेकिन जब से उन्होंने अनाज को उपजाना शुरू किया तब से वे एक जगह पर अधिक समय तक रहने लगे, लंबे समय तक, क्योंकि भोजन पौधों को बीज बोकर और उन्हें अनाज प्राप्त करने में कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग जाता है, क्योंकि उन्हें पौधों का देखभाल भी करना पड़ता था, सिंचाई भी करनी पड़ती थी, खरपतवार भी हटाना पड़ता था, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती थी। ऐसे बहुत से काम थे जो उन्हें लगातार करना पड़ता था। और कटाई के बाद अनाज का भी उपयोग संभाल कर रखना पड़ता था, क्योंकि
कुछ अनाज वे खाने के लिए रखते थे और कुछ अनाज वे फिर अगले साल बोने के लिए रखते थे, तभी तो उन्हें दूसरे साल भी अनाज प्राप्त होता। तो इसके लिए उन्होंने भंडारण की बात सोची, और भंडारण के लिए बहुत से इलाकों में लोगों ने बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। तो भंडारण की जब उन्होंने बात सोची तो उनके लिए तो जगह का आवश्यकता था, तो बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी और फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। भंडारण का यही तकनीक वे अपनाए। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। यानी कि यहाँ पर जानवरों को चलते फिरते भोजन का भंडार कहा गया, क्योंकि जानवर बच्चे देते हैं। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है जो कि भोजन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से मांस भी मिलता है और पशुपालन भोजन के भंडारण का एक मुख्य तरीका था। चलिए आगे हम देखते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। जो पुरातत्वविदों को कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले उनमें प्रमुख है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों का नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारे फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों के हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। जो अनाज के दाने जल जाते हैं बहुत दिनों तक रह सकते हैं, तो वही वैज्ञानिकों में जिससे उन्हें यह पता चलता है कि फसलें उगाई जाती होगी। जले हुए अनाज के दाने से पता चलता है कि उस समय विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती होगी। आगे चलते देखते हैं अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जैसा कि बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। तो यहाँ यह नोट कर लीजिएगा कि गर्तवास किन्हें कहा जाता था। गड्ढे के नीचे जो घर बनाए जाते थे उन्हें गर्तवास कहा जाता था। और यहाँ पर मिला बुर्ज होम में, जो वर्तमान कश्मीर में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों की झोपड़ियों के अंदर बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। यहाँ पर जो औजार मिले वो पुरापाषाणीय युग से उपकरणों से भिन्न है, इसलिए नवपाषाण माना गया है। इनमें से वे औजार भी मिले जिनकी धार को और अधिक पौना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। जो आज ओखली और मसूल का प्रयोग किया जाता है उस समय भी अनाज पीसने के लिए किया जाता था। ये वो औजार है जो मिले हैं।
नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन, कभी कभी इन पर अलंकार भी किया जाता है। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। ऐसे प्रकार का यह एक बर्तन है। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाते थे। तो यहाँ एक बात है कि क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। कई तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वही अन्य ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाए जा करते थे। जो बदलाव तो हर जगह एक ही समय पर नहीं आया, धीरे धीरे आया। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। जो ये मेहरगढ़ व ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ समतल स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ पर सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवर होता था। भेड़ बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चोकरों तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ स्वतः भंडारण के काम आते होंगे। तो यही इसी प्रकार का एक ये घर है। ठीक है, 4 कमरे जिसमें। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगा संबंधी के प्रति सम्मान जताते हुए लोगों की आस्था मृत्यु के बाद जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। जैसा कि मेहरगढ़ में कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। लोगों की आस्था था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ऐसे एक कब्र मिले जिसमें एक मृतक बकरी को भी दफनाए। संभवतः इसमें परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा। हाँ।